नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो हम लोगों का संविधान सीरीज चल रहा है उनका अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को जो हम लोगों ने कल नागरिकता संविधान के भाग 2 से संबंधित जो डिटेल अध्ययन किया था उसी सेशन का ये MCQ सेशन होगा। और इन MCQ सेशन को भी हम लोग 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में तो हम देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है और जो वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनको, और दूसरा जो सेशन आएगा दोस्तों इसी भाग का MCQs, उसमें हम लोग देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम से जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना है उस पर जो है हम लोग उसमें अमल करेंगे। तो आज हम लोग जो है MCQ सेशन का पहला पार्ट देखेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को इन सभी वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप सृष्टि IAS 20 हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन का नाम है संविधान, भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता MCQs, और उनका हम लोग देखने जा रहे हैं भाग 1, और जो भाग 2 है वो आगे आएगा जिसका जिक्र मैंने अभी अभी आपसे किया। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज के सेशन का दोस्तों पहला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था, वो कब बनाया था? आपको ईस्वी बताना है कि ये कब बनाया था। दोस्तों आपको याद होगा जब हम लोग उस नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में उनका जब हम डिटेल अध्ययन कर रहे थे कल के क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद जो 11 है वो संसद को जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो है नियम, अधिनियम और कानून बनाने का, विधि बनाने का जो है अधिकार देता है। और उसी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने जो है एक नागरिकता अधिनियम बनाया था जिसमें व्यापक तरीके से नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ईस्वी आपको बताना है। और अगर आपने कल का क्लास किया होगा तो विदिन सेकेंड में बोलेंगे कि सर इसका ऑप्शन C हो जाएगा सही, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए बनाया था। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है और ये हमने कहाँ से लिया है? और ये भी मैंने आपको कल जब डिटेल अध्ययन करा रहा था तो बताया था ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और ब्रिटेन को हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक अर्थात विदेशी नागरिक जो है किस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से उस ऑप्शन को आपको चुन करके बताना है आंसर। और ये जो दोस्तों आंसर है, अगर आपने जो मैं कल आपको बार बार ये बात बताया था कि दोस्तों जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको जो है कुछ मौलिक अधिकार केवल सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को, हमारा जो नागरिक है भारत का, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो है वो हमारे नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी मिला हुआ है। और उसका मैंने अंतर जब आपको बता रहा था तो उसमें डिटेल अध्ययन करवाया था कि 5 अनुच्छेद जो हैं दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों पर अप्लीकेबल होता है, अर्थात उसके तहत जो अधिकार मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीयों के लिए है। और ये 5 अनुच्छेद कौन कौन सा था तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करना है। 15, 16, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि 16 को अगर उलट के अगर देखिएगा तो ये 19 हो जाता है, तो 15, 16, 19। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 29 और 30, ये 5 जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार से संबंधित, ये सिर्फ भारतीयों पर अप्लीकेबल होता है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों उन्हीं 5 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है 19 और उन पर आधारित है। देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन A है कि व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए हमारा आंसर यहीं मिल गया ऑप्शन A में ही, क्योंकि इनका संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 19 से। और हमें पता है कि अनुच्छेद 19 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, अर्थात ये विदेशी नागरिकों के लिए हो नहीं सकता। अर्थात इन चीज़ों की दावा जो है विदेशी नागरिक जो है नहीं कर सकता, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 से संबंधित
क्वेश्चंस था। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्तों हम अन्य यहाँ जो विकल्प दिया है उनकी अगर व्याख्या करें तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। और आपको पता है ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है दोस्तों? तो इसकी बात की गई है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 14 में। किसमें? 14 में। और आपको पता है कि 14 जो है अनुच्छेद के तहत जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो प्राप्त है। इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार आप देखेंगे सी ऑप्शन, तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है और ये दोस्तों किस में है? संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। और ये भी जो अधिकार है वो हम भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो ये कह रहा है कि इसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है धर्म की स्वतंत्रता की बात। और ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के कितने में है? 28 में। और मैंने उस दिन ये भी आपको बताया था कि ये भी सारे अनुच्छेद जो है किसको प्राप्त है? भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी ये मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचता है दोस्तों? ऑप्शन ए बचता है और यही इसका आंसर है। तो इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन से अधिकार हमें मिला हुआ है, कौन से अधिकार जो है हमारे संविधान में हमें और विदेशियों को भी मिला हुआ है। तो यहाँ इसका उत्तर ए होगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? और आपको याद होगा मैंने जब आपको कल पढ़ाया था डिटेल में तो मैंने बताया था आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वो एक संघात्मक देश है और इसने जो है दोहरी नागरिकता को क्या किया हुआ है? अपनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, तो ये जो तीनों हैं दोस्तों ये आपका एकल नागरिकता की बात को जो है स्वीकारा हुआ है। तो यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, पंजीयन के द्वारा या फिर अनुरोध के आधार पर। और आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम 5 प्रकार से जो है नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं और उन 5 आधार में मैंने जो आपको बताया था अगर आपको वो याद होगा तो आप यहाँ आसानी से कह देंगे कि सर यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि जन्म के आधार पर तो हम नागरिकता पा सकते हैं, आनुवंशिकता के आधार पर भी पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पंजीयन के द्वारा भी पा सकते हैं, लेकिन अनुरोध के आधार पर नहीं पा सकते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 5 आधार में से यहाँ 3 आधार दिया है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीयन के आधार पर। उसके बाद एक होता है दोस्तों देशीकरण के आधार पर, अर्थात कोई महिला भारतीय नागरिकता वाले पुरुष से शादी कर लेता है तो ये हो गया देशी। उसी प्रकार 5वां प्रकार की अगर हम बात करें तो वो है किसी क्षेत्र का जो है भारत में विलय हो जाना, तब भी हम नागरिक बन जाते हैं भारत का। तो ये 5 आधार है जिनमें से अनुरोध के द्वारा जो आधार है वो शामिल नहीं है, इसलिए उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 ऑप्शन जो है सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो कौन सा है? ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि नागरिकता से संबंधित जो नियम, शर्त है, कायदा कानून है वो कौन बनाता है, उसे बनाने की जो सक्षमता है वो कौन रखता है अपने अंदर? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं? और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, संसद को ये अधिकार दिया गया है। और कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 11 में इसका जो है जिक्र किया गया है दोस्तों, और इसका संबंध जो है वो संविधान के भाग 2 से है। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में
एक आवश्यक शर्त क्या है? पहला, राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। दूसरा, उच्च परिवार की सदस्यता होनी चाहिए। तीसरा, उच्च जाति की सदस्यता। या चौथा, किसी धर्म का समर्थन। दोस्तों, आपको पता है कि यह ऑप्शन देखते ही आपको पता जाना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। क्योंकि उच्च परिवार की सदस्यता होना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार उच्च जाति की सदस्यता की बात यहाँ नहीं होता है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो था वो एकदम बेकार था। वो जो है इनका कोई लेना देना नागरिकता से नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का जो जिक्र है, वर्णन है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता का जिक्र दोस्तों किस में है? संविधान के अनुच्छेद 6 में है। लेकिन अगर जो है भारत से कोई पाकिस्तान जाता है तो उनकी नागरिकता से संबंधित जो जिक्र है दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो 7 में है। ठीक है, तो ये बात हमने कल देखा था। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि यहाँ जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, इसमें जो है दोस्तों वो भारतीय मूल के विदेशी लोगों की ये नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 9 की बात करें दोस्तों तो ये नागरिकता जो है किस स्थिति में छिन जाएगा, इनकी बात करता है कि अगर आप किसी विदेशी जो राज्य है, देश है, उनका नागरिकता स्वेच्छा से ले लेते हैं तो आपका नागरिकता जो है भारत का ख़त्म हो जाएगा। आप भारतीय नागरिकता के लिए जो है दावा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 11 में जो है संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता से संबंधित विधि और कानून बना सकता है। तो ये आपने अन्य ऑप्शन का यहाँ डिटेल देखा और इसका जो आंसर था दोस्तों ये था ऑप्शन ए, क्योंकि पाकिस्तान से आकर भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता की बात जो है अनुच्छेद 6 में है। और ये किस भाग में पड़ता है दोस्तों, ये अभी आपको पता होना चाहिए, तो संविधान के भाग 2 में। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। लोप होने का मतलब है कि खत्म होने का। एक नियम क्या है? तो परिवार से बिछड़ जाने पर। दूसरा है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि परिवार से बिछड़ने का क्या मतलब है नागरिकता से? भ्रमण के लिए विदेश जाने का भी कोई मतलब नहीं है नागरिकता से। इसी प्रकार शिक्षा के लिए विदेश जाने से भी कोई मतलब नागरिकता का नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, अर्थात एक जो व्यक्ति है अपने नागरिकता को किस स्थिति में खो सकता है, किस कारण खो सकता है, उन्हीं कारण को आपको इस विकल्पों में से जो है क्या करना है, ढूंढना है। और ये जो विकल्प है दोस्तों, पहला है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एकदम सही बात है कि अगर आप यहाँ राज्य का मतलब देश से हैं, किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 9 है वो कहता है कि आप भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, आपकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुक्रम से, तीसरा है देशीकरण से, चौथा है उपयुक्त सभी से। और आपको पता है कि 5 प्रकार में ये तीनों प्रकार आते हैं, जन्म से भी, वंशक्रम से भी, देशीकरण से भी। और तो हाँ, यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। और जो 2 आधार और बचा है दोस्तों वो है पंजीकरण और किसी देश का हमारे देश के क्षेत्र में विलय हो जाना। तो ये 5 आधार है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है?
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने एक नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाया था 1955 में, अर्थात नागरिकता अधिनियम या नागरिकता कानून 1955 में ही जो है नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो ये जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए आप अन्य ऑप्शन की अगर बात कर लें हम, तो यहाँ संविधान के भाग 2 में भी तो है इसका जिक्र, लेकिन भाग 2 में जो है इनकी विस्तृत जो जानकारी हो हमें कहाँ से मिलती है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 से मिलती है। उसी प्रकार संविधान के प्रथम अनुसूची, तो इनका संबंध तो इनसे दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान के प्रथम अनुसूची में जो है वो भारत के जो है संघ व राज्य क्षेत्र का जिक्र है। इस प्रकार जो है संसद के विविध नियमों में उनका भी इनसे कोई जो है लेना देना नहीं है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है दोस्तों कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। और चौथा है कि यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त रह जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, कह रहा है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो किस स्थिति में, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1, 3 और 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है दूसरा ऑप्शन है कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, नागरिकता के दायित्व से अगर परिचित नहीं है तो उस स्थिति में जो है उनकी नागरिकता निलंबित नहीं की जा सकती। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये 2 को छोड़ के 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, और आपको याद होगा मैं जब आपको बता रहा था कल के सेशन में, तो मैंने इनका भी जिक्र किया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 92 के द्वारा क्या किया गया था या कौन से प्रावधान जोड़े गए थे जो है शुरू में जो है उसमें नहीं था, नागरिकता से संबंधी जो विधि और नियम है उसमें। तो आइए ये देखते हैं, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। तीसरा है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उनकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। और यही ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। और ये जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में नहीं था, ये 1992 में संशोधन करके जोड़ा गया। और आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। सबसे पहला हुआ था 1989 में, उसके बाद हुआ 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद जो है 5 में, इसके बाद 15 में और रिसेंट में हुआ है 2019 में। तो 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो ये जो है 1992 ईस्वी की संशोधन की बात कह रहा था यहाँ पे। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष या 7 वर्ष या 9 वर्ष? और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या जन्म लिया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता जो है मिल जाएगा। और आपको जो है अनुच्छेद 5 याद होना चाहिए, जो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता की बात करता है, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है अर्थात जन्म लिया है, उन्हें जन्मजात अर्थात जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा या समझा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यावासन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? यहाँ पे कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में हम यही कीवर्ड मिस कर देते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं, किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता किस स्थिति में? तो पहला निर्वाचन के दौरान, दूसरा आपातकाल के दौरान, तीसरा युद्ध के दौरान। और यहाँ जो उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त तीनों स्थितियों में भारतीय नागरिकता से वंचित भारतीय नागरिक को नहीं किया जा सकता। तो ये जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1950, 1949, 1951 और 1952। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे गलत क्वेश्चंस के आंसर को टिक करके आ जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है दोस्तों हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। और उसी दिन हमने अपने संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया था। और उसी दिन जो है नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान जो है बहुत सारे उनको जो है लागू कर दिया गया। और फिर आगे चलकर जो है और भी कुछ प्रावधान था उनको उस दिन लागू किया गया था। और जो रिमेनिंग बचा हुआ था उनको आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसे लागू करने की अगर बात करें हम तो ये 1949 ईस्वी में ही 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? देखिए उस मूल अधिकारों का जो अंतर है नागरिकों को और विदेशी नागरिकों के बीच, उनसे संबंधित आपने यहाँ दो क्वेश्चंस देख लिया। मैंने उस दिन इसलिए बार बार आपको बताया था कि इसको ध्यान रखिए कि कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिक और विदेशियों के लिए भी है। उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चंस है। पहला, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और आपको पता है कि ऊपर के तीनों जो अधिकार बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है, अर्थात भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। और ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण और ऑप्शन डी संपत्ति। और आपको फिर से याद होना चाहिए वो 5 आधार जिसके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देखते ही टिक लगाएंगे ऑप्शन डी में। संपत्ति के स्वामित्व से जो है कोई तात्पर्य यहाँ नागरिकता का नहीं है, वो ब्रिटिश काल में हुआ करता था। ब्रिटिशों की ये सोच थी, हमारे संविधान निर्माता है उनकी सोच ये नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ जो है वो संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे मैंने इसका जिक्र इसमें किया है। इस संविधान के से संबंधित जो एमसीक्यूज लेकर मैं आया था भाग 2 से संबंधित उनके पार्ट 1 में, और ये पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। और आगे हम आप लोगों के लिए इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम नागरिकता से संबंधित जो संशोधन है उनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उनको लेकर आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस
महामारी के दिनों में जितना हो सके घर में रहिए, बाहर नहीं जाइए। अगर जाइए तो ज़रूरी कामों से ही जाइए और अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अब तीसरे लहर जो है आने की संभावना जताई जा रही है और सभी जो सरकारी महकमे हैं वो अभी जो है दहशत में हैं और हमारा देश जो है ये भी जो है इस स्थिति से, इस मनोवैज्ञानिक स्थिति से गुजर रहा है जिसका आप लोगों के समक्ष जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को खुद महसूस कर रहे होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।